ईरान को भांप नहीं पाए। हिजबुल्ला जब कर ही रहा था अटैक, जो पथिकृत ने कहा, हिजबुल्ला को फंडिंग और सारी हथियार ये सब कुछ वही है, वो पीछे तो ईरान ही था। और ईरान की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी लगातार ये कह रही थी कि भैया अटैक करो, इसराइल को ख़त्म करो। वो तो मानता ही नहीं इसको कि कोई ऐसा जूइश राष्ट्र भी है, वो तो सिर्फ कहता है कि अलग सा है वहाँ पर। तो ऐसे में अभी ये तूफान से पहले की शांति है नेतन्याहू की, या अमेरिका ने कहा चुप रहिए, क्या है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ मेरे दोस्त पथिकृत भाई से। उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सटीक एनालिसिस दिया है। देखिए, नेतन्याहू साहब इलेक्शंस तो हारने वाले थे, वो सत्ता में नहीं आते, वो तो बात तय थी। इनके ऊपर बहुत करप्शन चार्जेस थे और कई सारी चीजें थी। अब ये घटना घट गई 7 अक्टूबर को, हमस ने जो किया बहुत गलत किया। आप जहाँ बैठे इसकी हैं वहाँ सख्त से से थोड़ा राइट या लेफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आपका फ्रेम ब्लैक आ रहा है, मतलब शायद अगेंस्ट द लाइट जैसे कहते हैं हम कि बैठना। यस यस दैट सीम्स, यस यस दिस इज बेटर, बेटर। तो माफ कीजिएगा। तो बात ऐसी है कि 7 अक्टूबर को जो घटना घटी क्योंकि क्योंकि ये वो तो क्योंकि ये बेईमानी होगा ना, इतने स्मार्ट फौजी को हम ना दिखाएं ढंग से। अरे शुक्रिया, शुक्रिया भाई। ठीक अरे है। आपने हाँ। आपके मुंह में अच्छा, ये बात ऐसी है कि देखिए, जो 7 अक्टूबर को जो घटना घटी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी जो हमास ने किया। और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग लेकर आए थे ये लोग हमास वाले कि पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं और कितने रॉकेट्स आगे जा रहे हैं कितने मिनट में, और ये सबको निंदा करनी चाहिए। लेकिन अब हमको ये देखना है कि इजराइल ने जो किया, 33,000 से ज्यादा सिविलियन, मासूम खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग मार दिए, जिनका हमसे से कुछ लेन देना शायद नहीं था। कोलैटरल डैमेज कह सकते हैं कुछ चंद एक चीजों को। इतनी बड़ी तादाद पे, चाहे अरब हो चाहे यहूदी हो, उससे कुछ लेन देन नहीं है, इंसानियत से मतलब है। अब देखिए, पूरा अटेंशन जो है बंदियों की तरफ था, बंधकों से। जो विक्टिम्स थे, जो गाजा पट्टी मारे गए, वहां तक डाइवर्ट हुआ। अब वहां से ये डाइवर्ट हो गया है, सब ईरान और इसराइल की ही बात कर रहे हैं, बंधकों की कोई बात नहीं कर रहा, और जो मासूम मारे गए उनकी भी कोई बात नहीं कर रहा। अब बात ऐसी है, ईरान ने कहा था हमला करने के बाद कि अब हमें अब हमारी तरफ से ये मैटर क्लोज्ड है। लेकिन मैटर कभी क्लोज होता नहीं है। इसराइल ने बोला है कि हम एडवोकेट टाइम पे अपने हिसाब से इसका रिस्पॉन्स करेंगे जब हमें ठीक लगे तो। अब बात ऐसी है कि एंथनी ब्लिंकन साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस, ने भी चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, तुर्की के, सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी और कहा था कैसे भी ईरान हमला ना करे। ईरान ने 2 दिन का नोटिस दिया था अमेरिका को, उनका ईरान का ये कहना है। और इन्होंने, देखिए, अगर आप कॉमन सेंस लगाएं, एक टेक्नोलॉजिकल बात करता हूं मैं, ड्रोन अगर ईरान से इसराइल जाता है, ड्रोन 8 या 9 घंटे का मैंने हिसाब लगाया है, 8 या 9 घंटे लगेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल, जी हाँ, हो सकता है 5 मिनट में पहुंचे ईरान से। तो ये एक क्या है, यानी कि उनको दिखाना था दुनिया को कि हमने ये कार्रवाई कर दी। 99% इनका हमला इंटरसेप्ट हुआ था। इसराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है, इनकी हाई फाई टेक्नोलॉजी है, इन्होंने ईरान का ये हमला पकड़ लिया। लेकिन वैसे ही 7 अक्टूबर को हमला पकड़ नहीं पाए ये हमास का। अब बात ऐसी है कि इसराइल अगर इस पे पलट के वार करता, पलट के जवाब देता, तो ये, इसको मैं गल्फ वॉर 2 होते हुए दिख रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन गल्फ वॉर 2 जरूर होती, जो 1991 में गल्फ वॉर हुई थी, बहुत दर्दनाक खतरनाक हुई थी। कुवैत और इराक, सबको याद है क्या हुआ था। वैसे ही तो सबसे पहली बात हमें चाहिए, हमें सीज फायर की सख्त जरूरत है। अभी सीज फायर नहीं होएगा कौन करवाएगा? तो, और अमेरिका जो करवाएगा, या वो कह रहा है कि सावधानी बरतो, चुप रहिए, या यहाँ से आगे कोई कुछ नहीं होगा? क्योंकि इसराइल तो कह चुका है प्रस्ताव पास करके कि वो तो अटैक करेगा। आपने सही कहा। देखिए, अमेरिका अब तक, ईरान ने बयान दिया है कि फ्रांस, अमेरिका, यूके, इसराइल, इनकी कोalition बन गई है, तो ये ईरान के खिलाफ। अब ईरान और अमेरिका के क्या रिश्ते हैं, सब दुनिया जानती है, अच्छे रिश्ते नहीं है। सीज फायर क्या अमेरिका कराएगा? अमेरिका ने अब तक केवल घी डालने का काम, आग में घी डालने का काम किया है, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग हो, चाहे इसराइल हमास की जंग हो। तो अमेरिका वैसे अगर दिल से चाहे तो बहुत कुछ करवा सकता है।
लेकिन इसमें मुझे लगता नहीं कि अमेरिका सामने आएगा सीज फायर करवाने के लिए। वो कहेगा जरूर, लिप सर्विस अलग, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। तो मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इसमें कुछ सीज फायर कराना चाहेगा। करा सकता है लेकिन नहीं कराएगा वो। पथिकृत, तो फिर सीज फायर नहीं कराएगा तो फिर तो वही चीज़, वही डिबेट शुरू हो जाती है भाई, आर्म्स लॉबी, आर्म्स क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं आर्म्स का बाज़ार, जो उसने एक तरीके से यूक्रेन में खोल दिया और नाटो को घुसा दिया, कंपनीज को घुसा दिया, वो आज तक चल रहा है। वो रशिया भी को कहता होगा कि फंस गए। या फिर गल्फ वॉर होती है तो फिर वो तेल का खेल, वो हम देख चुके हैं 90s में, क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं हम? तो क्या है ये तो इसके रिpercussion, और इसके ऊपर पहले भी कितनी जो है सैंक्शंस हैं, इसके रिpercussion तो अयतुल्ला खमानी भी जानता होगा ना। नहीं, बिल्कुल सही सर। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये बात सिर्फ आर्म्स लॉबी की और ऑयल लॉबी की नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन को बलि का बकरा बना के रशिया के खिलाफ लड़वाया, जो लड़ाई वो खुद नहीं लड़ना चाहते रशिया के खिलाफ। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है, पूरे दुनिया में अगर शांति बन जाए तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो इतना पैसा बनाता है, और इतना पैसा, सबसे अहम बात, जो इतना पैसा फंडिंग करता है अमेरिकन इलेक्शंस में, वो तो बंद हो जाएगा। तो वो कहीं पे, आप ये तो ठान के चलिए कि कहीं पे कोई सीज फायर और परमानेंट सोल्यूशन वो चाहते ही नहीं है। हो सकता है कि टेम्पोररी सीज फायर की बात वो करे। इसका कारण है कि अभी इलेक्शन ईयर है। अगर यहाँ पे कोई अमेरिकन फाइटर प्लेन गिर जाए और कोई अमेरिकन सोल्जर को बंदी बना ले तो वो बाइडेन के लिए इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये चीज है और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी और भी एक प्रॉब्लम है कि अगर वो इस लड़ाई में भी एंगेज हो जाए अमेरिका, क्योंकि अगर इजराइल अटैक करेगा और पलटवार ईरान करेगा तो मजबूरन अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि एक यूक्रेन में फंडिंग कर रहा है लड़ाई के लिए, और क्योंकि यूक्रेन के पास खुद का कुछ है नहीं, वो किराए के सामान से लड़ाई कर रहा है। और दूसरी चीज है, यहाँ पे अगर इन्वॉल्व हो जाए तो कल को अगर चाइना ताइवान के ऊपर कुछ अटैक करे तो ये कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका, तो ओवर स्ट्रेच्ड है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप परमानेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो मैं कल भी ये चीज कहा था कि परमानेंट सोल्यूशन इसका एक ही चीज है। देखिए, पहली चीज मैं बताना चाहता हूं, जब हमास ने अक्टूबर 7 को ये अटैक किया, उसमें ईरान का इन्वॉल्वमेंट था, और वो मैं बता सकता हूं कैसे। लेकिन क्या उस दिन हमास और ईरान को पता नहीं था कि इजराइल क्या करेगा पैलेस्टाइन के ऊपर, गाजा स्ट्रिप के ऊपर? उनको पता था, और ये चाहते भी थे वो चीज, ताकि वो अब्राहम अकॉर्ड ना हो, ताकि वो सुन्नी अरब देश और इजराइल के बीच रिश्ता बेहतर ना हो, ताकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ना हो। क्यों नहीं चाहते वो? इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ईरान इन सारे चीजों का हिस्सा नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उनको ऊपर अमेरिका और वेस्ट ने सैंक्शन लगा के रखा है। जब तक ये सैंक्शंस का कल्चर चलता रहेगा, जब तक आप रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाओगे, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाओगे, इनको मार्केट से हटा दोगे, ये बोलोगे कि आप कोई व्यापार नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये है कि ये लोग फिर चाइना की तरफ जाएगा, और वो जा रहा है। और दूसरी चीज है, वो अपना बवाल करेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो किसी को करने नहीं दूंगा। तो बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे वो जो गांधी जी जो 3 बंदर की बात करते थे, वो 3 बंदर बन गया है आज यूनाइटेड नेशन, जिसका कोई अहमियत नहीं है, कोई लड़ाई रोक नहीं सकता, कोई सोल्यूशन उसको फर्क ही नहीं दे सकता। एक रेजोल्यूशन और उसकी निंदा और कुछ है नहीं। यूके देवनाथ जी, नहीं एक सेकंड, यूके देवनाथ जी, मतलब फिर क्या सोल्यूशन? हम ये कह रहे हैं कि क्या है ये गल्फ वॉर है जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो है दूसरा गल्फ वॉर तो देख नहीं सकते, वो तेल का खेल। या फिर वर्ल्ड वॉर जो है वो अमेरिका अफोर्ड कर सकता है। एक तरफ उसने यूक्रेन खोल रखा है पूरा विंडो, और यहाँ पर अपनी, क्योंकि चुनाव में भी जाना है, जो बाइडन अफोर्ड कर सकता है भैया यहाँ पर इजराइल को ये कह दे कि भैया चलो ईरान पे हमला करो, हम आपके साथ हैं। यूके देवनाथ जी हाँ सचिन जी, अमेरिका जो है इसमें 2 या कम से कम 3 खेल खेल रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा खेल इसमें यह है कि अमेरिका कुछ भी हो जाए हमेशा इजराइल का साथ देगा। कुछ भी हो जाए, इजराइल चाहे अच्छा काम करे, बुरा काम करे, या ज्यादा प्रोएक्टिव हो जाए, प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल करे, अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका इजराइल को हमेशा लास्ट मोमेंट तक डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल और सबसे बड़ी बात है हथियारों की सपोर्ट देता रहेगा। जहां तक ईरान की बात है, ईरान के 2 ही मुद्दे हैं। एक, ईरान चाहता है कि पश्चिम एशिया में उसको कोई अननेसेसरीली तंग ना करे। ये हमें, सचिन मैं थोड़ा हिस्ट्री में वापस जाऊंगा, हमें याद रखना पड़ेगा कि
ईरान 1979 तक, जब तक वहां शाह ऑफ ईरान थे, तब तक ईरान की दुनिया में सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। पश्चिमी देश और अमेरिका जो है वो ईरान के बेस्ट मित्र थे। लेकिन 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ और शाह को वहां से अपदस्थ कर दिया गया और अयतुल्ला खुमानी पावर में आए, एक्सट्रीम मुस्लिम रिलीजियस ग्रुप्स पावर में आए, सब शिया ग्रुप हैं, तो उसके बाद से ही अमेरिका ने ईरान को प्रेशर में रखा हुआ है। तो अब ईरान क्या चाहता है कि उसके ऊपर पश्चिम एशिया में दबाव कम हो। ये दबाव कैसे कम होगा? एक ही तरीका है, अमेरिका दबाव डलवा रहा है ईरान के ऊपर। मैं 1980 से बात कर रहा हूं, 1979 से, इजराइल के थ्रू। तो अमेरिका को मालूम है कि पश्चिम एशिया में एक ही ऐसा थानेदार है जो कि अमेरिका की शय पर ईरान के ऊपर थोड़ा शब्द इस्तेमाल करता हूं, दादागिरी करने की कोशिश करेगा, वो है इजराइल। अब देखिए, ईरान ने शुरुआती दिनों में अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान न्यूक्लियर इतना बम स्ट्रांग है अब भी ये हमें इनसाइड। समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि जब ईरान ने अपने न्यूक्लियर पावर को शुरुआत की थी फ्रांस के साथ मदद लेकर, तो वो सिर्फ न्यूक्लियर पावर में इंटरेस्ट था, यानी बिजली बनाओ, पावर जनरेशन के लिए। लेकिन बाद में जब उसको लगा कि अब उसको वहां पर ईरान को भविष्य में एक दिन अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा या इजराइल से टक्कर लेनी पड़ेगी, तब वो बहुत देरी से न्यूक्लियर बम बनाने के रास्ते पे गया। आज तक भी मैं बता दूं, IAEA की जो इंस्पेक्शन टीम होती थी, वो आज से 4 साल पहले तक, 2019 तक ईरान अलाउ करता था कि IAEA की इंस्पेक्शन टीम ईरान में आए, विजिट करे उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को और न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स को, और सुनिश्चित करे कि ईरान जो है वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये तो जब अमेरिका के दबाव में आके IAEA का जो सुपरविजन था उसको तोड़ दिया गया, उसके बाद ईरान को एक फ्रीडम मिल गई, तो ईरान ने तुरंत अब यूरेनियम परिष्कृत करना शुरू कर दिया। मैं ईरान का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिकल व्यू से देख रहा हूं कि ईरान को तकलीफ क्या है। देखिए, 57 अरब मुस्लिम देश हैं, 14-15 अरब देश हैं शिया सुन्नी, इनमें से किसी को तकलीफ नहीं है, इनमें से कोई भी इजराइल के खिलाफ जंग में नहीं जूझ रहा, जंग में छलांग नहीं मार रहा। तो ईरान को क्या तकलीफ है? ईरान को खास तकलीफ यही है कि अमेरिका और किसी मुस्लिम देश के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ा। थोड़ा सही बात नहीं है, लेकिन मोर और लेस ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो ईरान को लगता है कि अमेरिका और इजराइल के इस चुंगल से कैसे बाहर निकले, उसको काउंटर तो करना पड़ेगा। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक इसीलिए एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, उसका रुख कर लेते हैं। मेजर अली शाह दोबारा से जुड़ गए हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल बेशक लंबे वक्त से एक दूसरे से प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहे हों, लेकिन आज आमने सामने की जंग के लिए आमादा हैं। इतिहास इसका गवाह है कि दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते